हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शक, क्षत्रप, शासक, रुद्र दामन। दोस्तों, रुद्र दामन का जो इतिहास है बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है। अगर दोस्तों समाज कल्याण के लिए जिन शासकों ने जनता की सेवा की या जनता के लिए जो कार्य किए, अशोक का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन दोस्तों अशोक के साथ साथ एक नाम और भी था प्राचीन काल में, जिसका नाम था रुद्र दामन। क्योंकि दोस्तों रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे यह जानकारी प्राप्त होती है, जब दोस्तों जो ये रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जब यहां पर एक बांध बना रखा था, जब वो टूट जाता है, उस समय सारे मंत्री जब धन देने से मना कर देते हैं, उसकी मरम्मत में जो राजकीय जो धन लगेगा उसके लिए मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। उस समय दोस्तों अपने निजी खर्चे से उसकी जो मरम्मत कराई थी, वह मरम्मत दोस्तों किसने कराई थी? दोस्तों वह मरम्मत दोस्तों रुद्र दामन ने कराई थी। और रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, किस तरीके से उन्होंने उस सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील या बांध, उसका निर्माण किस तरीके से कराया था। दोस्तों ये जो सुदर्शन झील है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुदर्शन झील से 4 शासक जुड़े हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्र दामन और स्कंदगुप्त जुड़े हुए हैं। और आज दोस्तों हम रुद्र दामन के बारे में पढ़ेंगे। रुद्र दामन ने किस तरीके से सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पराजित किया था, लेकिन उसको फिर क्यों छोड़ दिया गया था, इन सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, शक, क्षत्रप। सबसे पहले दोस्तों हम ये भी जानेंगे, क्योंकि हम रुद्र दामन पर बाद में पहुंचेंगे। पहले रुद्र दामन के वंश के बारे में जानेंगे और जो संस्थापक थे उनके बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से संस्थापक थे, कहां से यह वंश चालू होता है, कौन कौन से इस राज्य के क्षेत्र थे, उनके बारे में भी हम जानेंगे। और फिर रुद्र दामन कैसे शासक बनता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे शुरुआत में। ठीक है ना दोस्तों, कार्दमक वंश, जिसे दोस्तों चष्टन वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चष्टन वंश भी कहते हैं। दोस्तों समझना, इस वंश का कार्दमक वंश यह एक शक वंश था। इस वंश का जो संस्थापक था, हम संस्थापक की बात करें, जिसका नाम था दोस्तों चष्टन था। क्या नाम था? चष्टन था संस्थापक का नाम। हम यहां पर यह भी कह सकते हैं रुद्र दामन का पूर्वज जिसका नाम था चष्टन, उसके नाम के आधार पर ही इसका नाम पड़ता है, चष्टन वंश भी पड़ता है। ठीक है ना, कार्दमक वंश और चष्टन वंश। ठीक है, आगे समझना दोस्तों, ये जो चष्टन था यह शुरुआत में कुषाण जो शासक थे उनकी अधीनता में था, या कुषाणों का एक क्षत्रप था ये। और आपको मैंने एक बात बताई हुई थी, कुषाणों का जो साम्राज्य को संभालते थे वो क्षत्रप संभालते थे। ठीक है ना, कुषाणों का क्षत्रप था। लेकिन दोस्तों जब सातवाहन शासकों की स्थिति कमजोर होती है, उसके बाद दोस्तों जो ये चष्टन है ये महाराष्ट्र वाला हिस्से को छीन लेता है या उस पर अधिकार स्थापित कर लेता है। ठीक है ना दोस्तों, चष्टन को चष्टन जो पुत्र था, किसका पुत्र था चष्टन? यशमोतिक का पुत्र था। यशमोतिक का पुत्र था। किसका पुत्र था? यशमोतिक का।
अगर हम बात करें चष्टन का पिता का नाम क्या था, तो यशमोतिक चष्टन का पिता का नाम था, ठीक है ना। और ये तो हो गया पिता हो गया, ठीक है ना। अगर हम चष्टन की बात करें, पुत्र की बात करें, जेदामन, ये इसका पुत्र का नाम था। क्या नाम था? जेदामन था पुत्र का नाम, ठीक है ना। समझना अभी, क्योंकि अभी रुद्रदामन का नाम नहीं आया है। और अगर अब हम आगे बात करें, पौत्र की बात करें, पौत्र का नाम था रुद्रदामन। अब आ गया साहब आपका रुद्रदामन आ चुका है। समझना दोस्तों, जो ये जेदामन है इसके लिए केवल छत्रप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केवल छत्रप का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों रुद्रदामन के लिए महाछत्रप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? महाछत्रप का प्रयोग किया जाता है। समझना दोस्तों, ये मैंने आपको पहली क्लास में भी समझाया था। जो छत्रप होता है वह पूर्ण रूप से शिवतंत्र शासक नहीं होता है, वह किसी की अधीनता में शासन करता है। लेकिन जब महाछत्रप का प्रयोग किया जाएगा तो उससे जानकारी यह प्राप्त होती है वह पूर्ण रूप से शिवतंत्र शासक था, ठीक है ना। वह पूर्ण रूप से शिवतंत्र शासक था। दोस्तों रुद्रदामन का पिता जिसका नाम जेदामन था, यह पूर्ण रूप से शिवतंत्र शासक नहीं था, और रुद्रदामन पूर्ण रूप से शिवतंत्र शासक था। लेकिन एक बात यह भी कही जाती है, चष्टन के समय ही चष्टन का पुत्र जिसका नाम जेदामन था, इसकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में चष्टन ने जेदामन का पुत्र और चष्टन का पौत्र रुद्रदामन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और दोस्तों कहा जाता है चष्टन ने अपने जीवित ही इसके लिए कार्यभार संभाल दिया था। किसके लिए? रुद्रदामन के लिए। एक अभिलेख है अंधो अभिलेख, एक अंधो अभिलेख है, इससे जानकारी प्राप्त होती है। ये जो अंधो अभिलेख है इससे जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, चष्टन और रुद्रदामन एक साथ शासन करते थे। इससे जानकारी प्राप्त होती है चष्टन और रुद्रदामन एक साथ शासन करते थे। कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? अंधो अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों, यहां से प्राप्त होती है। तो दोस्तों बाद में रुद्रदामन महाछत्रप बन जाता है और शासक बन जाता है। यहां से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि हमारा जो छत्रप में जो मेन टॉपिक है वो तो रुद्रदामन है। लेकिन फिर भी दोस्तों शुरुआत के बारे में हमें समझाना जरूरी होता है कि कहां से ये वंश किस तरीके से चलता है। और अगर पूछा जाए ये कार्दमक वंश के जो शासक थे ये किसके छत्रप थे, ये किसकी अधीनता में शुरुआत में शासन करते थे? ये कुषाणों की अधीनता में शासन करते थे। अब दोस्तों हम अपने मेन टॉपिक हम आएंगे रुद्रदामन पर आएंगे और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर आएंगे। क्योंकि दोस्तों जो जूनागढ़ जो अभिलेख है पहला अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख, काफी चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें, अगर हम अभिलेखों की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और हमें यह पता चलता है कि जो सुदर्शन जो झील थी उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय किया गया था। और उस समय सौराष्ट्र का जो गवर्नर था उसका नाम पुष्यगुप्त था। गवर्नरों के बारे में हम समझेंगे, सुवर्ण सिक्ता और पलाशनी नदियों के बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों हम आगे हम बात करेंगे अब रुद्रदामन पर, ठीक है। रुद्रदामन
रुद्रदामन। अगर हम शासनकाल की बात करें, रुद्रदामन का जो शासनकाल था 130 से 150 ईस्वी शासनकाल था। दोस्तों रुद्रदामन महाक्षत्रप किसका प्रयोग किया गया है? महाक्षत्रप का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग? महाक्षत्रप का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। दोस्तों ये अंदाजा लगाया जाता है, अंतिम जो लेख मिलता है वह जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। कौन सा मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। जो ये जूनागढ़ अभिलेख है इस पर दोस्तों जो 78 हमारा संवत हो जाता है। कितना हो जाता है? 78 हमारा संवत हो जाता है। और इस पर कितना लिखा हुआ है? इस पर कितना लिखा हुआ है? क्योंकि 78 150 में से 78 2 और दोस्तों इस पर लिखा हुआ है 72 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 72। कहने का मतलब ये है जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उस पर 72 अंकित है। तो इतिहासकारों ने क्या सोचा? 78 तो शक संवत हो गया। क्या हो गया? शक संवत हो गया 78। और जब 72 लिखा हुआ है, 78 में जब 72 जोड़ दें तो ये होता है 150। अर्थात शासनकाल अंतिम रूप से 150 ईस्वी तक चलता है। ठीक है भाई, यहां तक आ गया। और इस जूनागढ़ अभिलेख के बाद कोई भी अभिलेख नहीं मिलता रुद्रदामन का। दोस्तों रुद्रदामन का अगर हम क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों इसके क्षेत्र में मुख्य रूप से उज्जैन और काठियावाड़ वाला क्षेत्र था। काठियावाड़ वाला क्षेत्र था। यूं तो यह भी कहा जाता है कि राजस्थान के रेगिस्तान पर और मत्स्य जो महाजनपद वाला क्षेत्र था बेराट वाला, इस पर भी इसका अधिकार था, यह भी माना जाता है। ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों उज्जैन और काठियावाड़ वाला ये क्षेत्र आता है। ठीक है। अब दोस्तों रुद्रदामन के बारे में जानकारी हमें आपको मैं पहले बता चुका हूं। जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जिस पर ये जूनागढ़ के पास गिरी नगर एक क्षेत्र था, वहां से ये प्राप्त होता है। ठीक है ना। दोस्तों शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है। शुद्ध संस्कृत में इसे लिखा गया है। किस में लिखा गया है? शुद्ध संस्कृत में इसे लिखा गया है। ठीक है ना। और दोस्तों इस लेख से 20 पंक्ति प्राप्त होती है। कितनी पंक्ति प्राप्त होती है? 20 पंक्ति इस लेख से प्राप्त होती है। ठीक है ना। और इसे 1832 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था। किसने खोजा था भाइयों? जेम्स प्रिंसेप ने इसे खोजा था। कब? 1832 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसे खोजा था। इसकी केवल 20 में से दोस्तों 4 पंक्ति इसकी सुरक्षित है। कितनी पंक्ति सुरक्षित है? 4। ठीक है ना। अब दोस्तों इससे क्या पता चलता है, समझना। इसमें ये जो यहां पर एक सुदर्शन झील थी, झील का नाम क्या था? सुदर्शन झील। ठीक है ना। सुदर्शन झील ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। ठीक है ना। ये दोस्तों सुदर्शन झील थी। यहां पर क्या होता है? सुदर्शन झील में रुद्रदामन के समय क्या होता है? ये जो सुदर्शन झील थी इसकी जो दीवार थी वह दोस्तों टूट गई थी। कहा जाता है 420 हाथ और 75 हाथ गहरी वो जो दीवार थी वो टूट गई थी दोस्तों। उसके बाद रुद्रदामन ने अपने अमात्य जो मंत्री थे, मंत्रियों की एक सभा की। देखना, समझना, मानवता का कितना बड़ा प्रतीक था, उस चीज को आपको समझना है। तो एक सभा की रुद्रदामन ने, अपने अमात्य अपने मंत्रियों को बुलाया, एक सभा की। उसके बाद मंत्रियों के सामने यह प्रस्ताव रखा गया, भाई जो ये सुदर्शन जो झील की जो ये दीवार टूटी है, सुदर्शन झील की जो ये दीवार टूटी है, इसकी हमें क्या करानी है? मरम्मत करानी है। अब क्या करना चाहिए? तो मंत्रियों ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा,
तो इसकी ऐसे करें, हम इसकी कोई दीवार को ना बनाएं, हम अपने राजकोष से रुपए खर्च नहीं करेंगे, हम अपने राजकोष से रुपए नहीं देंगे, ये कहा। उसके बाद रुद्रदामन ने अपनी जनता के लिए सोचा, अगर भाई मंत्री हमारे रुपए नहीं देंगे तो अब जो यहां के जो किसान हैं आसपास के, अब उन्हीं के लिए पानी कहां से आएगा? अब ये प्रॉब्लम हो गई, अब उनके लिए पानी कहां से आएगा, वो खेती कैसे करेंगे? तो दोस्तों जन कल्याण की ओर ध्यान देते हुए दोस्तों अपने रुद्रदामन ने अपने खर्चे पर या अपने रुपए से इसकी दोस्तों जो दीवार थी उस दीवार का पुनः निर्माण करवाया। ये एक बहुत बड़ी बात थी जन कल्याण के लिए। शासक औसे देखा जाए तो शासक दोस्तों क्या था? राजतंत्र था, लेकिन रुद्रदामन बिल्कुल भी निरंकुश शासक नहीं थे, जनता के हित के लिए कार्य करते थे, ठीक है ना। तो इसकी दोस्तों पुनः इसका निर्माण करवाया था सुदर्शनशील का। दोस्तों एक जानकारी यह भी प्राप्त होती है, रुद्रदामन ने पुलुमावी को पराजित किया था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पराजित किया था, जिसका नाम आता है शातकर्णी आता है। नाम क्या आता है? शातकर्णी को पराजित किया था। किसने? रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पराजित किया था। लेकिन अपने नजदीकी रिश्ते होने के कारण इसे दोस्तों किसका वध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों? एक नजदीकी रिश्ता था, अर्थात ये दामाद था। किसका? रुद्रदामन का ये दामाद था, इसलिए इसकी हत्या नहीं की थी। ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी भी प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है ना। हत्या बिल्कुल नहीं की थी। इसके लिए वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के लिए शातकर्णी का प्रयोग किया गया है। तो ये गौतमी पुत्र शातकर्णी तो है नहीं, ये कौन सा शासक था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पराजित किया था। लेकिन अपने आपसी रिश्ते होने के कारण दोस्तों इसका वध नहीं किया था, क्योंकि ये दामाद था रुद्रदामन का, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब जो ये सुदर्शन जो झील है इसके बारे में जो जानकारी आती है, इससे कौन कौन से शासक जुड़े हुए हैं, कब कब इसका निर्माण कराया, और उस समय सुदर्शन जो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था उस समय वहां का गवर्नर कौन था, उनके बारे में हम चारों के बारे में विस्तार से समझेंगे, ठीक है ना, जो कि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। किसके समय सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, और इससे दो नदियां भी निकाली थी, कौन से शासक ने निकाली थी दोस्तों, उन सभी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। सुदर्शन झील, ठीक है ना, ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? जूनागढ़ गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना, सुदर्शन झील, ठीक है दोस्तों। 4 शासक हैं, 4 शासक, कितने शासक हैं? 4 शासक, ठीक है ना। नंबर 1 दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया। गवर्नर कौन था इस समय यहाँ का? पुष्यगुप्त यहाँ का गवर्नर था। ये प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र, क्योंकि सुदर्शन झील सौराष्ट्र में है, ठीक है ना, सौराष्ट्र, जूनागढ़ सौराष्ट्र वाला, ये गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के पास स्थित है, ठीक है ना। तो पुष्यगुप्त, अगर गवर्नर पूछा जाता है तो कौन था? पुष्यगुप्त। दूसरा है दोस्तों अशोक के समय। किसके समय दोस्तों? अशोक के समय यहां का गवर्नर था यवन तुषास्प। क्या नाम था? यवन तुषास्प यहाँ का गवर्नर था। किसके समय? अशोक के समय। अब समझना, अशोक ने दोस्तों यहां से 2 नदियां निकलवाई। कितनी नदियां निकलवाई? 2 नदियां।
ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, बहुत आता है। 2 नदियां निकलाई थी। नंबर 1 सुवर्ण सिक्ता, नंबर दूसरी थी पलाशनी। ये दोनों नदी जो निकलती हैं ये सुदर्शन झील से निकलती हैं। किसने निकलवाई थी दोस्तों? ये अशोक ने निकलवाई थी इससे 2 नदियां, जिससे यहाँ के जो लोग थे, जो किसान थे, खेती करते थे। सुवर्ण सिक्ता और पलाशनी, इन दोनों नदियों से खेती करते थे। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों तीसरा शासक, जिसका नाम है रुद्रदामन। अब दोस्तों हम रुद्रदामन की ही तो बातें कर रहे हैं। रुद्रदामन के समय यहाँ का गवर्नर कौन था? यहाँ का गवर्नर था सुविशाख था। क्या नाम था दोस्तों? सुविशाख था रुद्रदामन के समय यहाँ का गवर्नर, जिसने इसका निर्माण करवाया था। दो बार पुनः मरम्मत इसकी करवाई थी। ठीक है ना। मरम्मत किसके समय होती है? सुविशाख के समय होती है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला जो शासक है उसका नाम है स्कंदगुप्त। ठीक है ना। स्कंदगुप्त के समय दोस्तों यहाँ का गवर्नर था पर्णदत्त। क्या नाम था? पर्णदत्त था यहाँ का गवर्नर। लेकिन इसकी जो मरम्मत कराई गई थी पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के समय कराई गई थी। किसके नेतृत्व में कराई गई थी? चक्रपालित। चंद्रगुप्त का पुत्र था, नहीं, पर्णदत्त का पुत्र था, चक्रपालित के नेतृत्व में कराई गई। किसके नेतृत्व में कराई गई थी? चक्रपालित के नेतृत्व में इसकी पुनः मरम्मत कराई गई थी। ये दोस्तों समझना, ये चौथा वाला है, सबसे अलग है। अगर जब पूछा जाए कि स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था, तो पर्णदत्त हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? पर्णदत्त। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर पूछ लिया जाए किसके नेतृत्व में पुनः निर्माण कराया गया था, तो उसका नाम आएगा चक्रपालित। किसका पुत्र था? ये पर्णदत्त का पुत्र था। तो दोस्तों ये था रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख से यह भी जानकारी प्राप्त होती है रुद्रदामन संगीत में और संगीत में भी रुचि रखता था, कवियों को भी आश्रय देता था। दोस्तों एक बहुत ही दयालु शासक था, सामाजिक कल्याण के लिए बहुत ज्यादा कार्य किए, जो आपको पता चल रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख से भी आपको इसके बारे में पता चल रहा है। तो दोस्तों क्षत्रप रुद्रदामन, और उसमें था कार्दमक वंश से था रुद्रदामन, जिसमें आपको बताया था जिसे चष्टन वंश भी कहा जाता है। और दोस्तों रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को भी पराजित किया था, लेकिन एक नजदीकी रिश्ता होने के कारण क्या कर दिया? उसका वध नहीं किया था, उसे रिहा कर दिया था, क्योंकि वो क्या था? रुद्रदामन का दामाद था। और दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख के बाद एक जो जूनागढ़ अभिलेख था जिसमें 72 उल्लेख कर रखा है, इसके बाद दोस्तों हमें रुद्रदामन के बारे में कहीं से कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अर्थात अंतिम शासन 150 ईस्वी तक किया था, 20 वर्ष शासन किया रुद्रदामन ने। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। तेरी